हेलो दोस्तों, क्रिक ने सन 1958 में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दी, जिसके आधार पे उन लोगों ने ये बताया कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और कभी कभी कुछ जीवों में आरएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है, जिस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और डीएनए से फिर एक नए डीएनए का निर्माण होता है, तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन, आरएनए से फिर डीएनए के निर्माण को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। और इसी को ही सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा गया, जिसको सन 1958 में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए यानी आरएनए का अनुलेखन की प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए प्रोसेस में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को अर्थात ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए प्रोसेस को अमेरिका के 3 वैज्ञानिक ने खोजा था। उन तीनों लोगों का नाम था जेनार्ड होरोविच, दूसरे का नाम था सैमुअल बी विज और तीसरे अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम था ऑड्रे स्टीवेंस। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए की खोज की थी और यह बताया था कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और इसे ही ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अनुलेखन के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है, अर्थात इस प्रोसेस में किस किस आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और इससे जुड़ा हुआ सिग्मा कारक। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है डीएनए टेम्पलेट, तीसरी चीज़ होती है एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेटेलिक आयंस, जिसमें मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अनुलेखन के प्रोसेस में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें ही अनुलेखन की आवश्यक सामग्री कहा जाता है। तो दोस्तों, अनुलेखन प्रोसेस को जानने से पहले अनुलेखन इकाई यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, जिस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसमें कुछ स्पेशल प्रकार के जीन पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है प्रमोटर जीन, इसी प्रकार से दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर जीन। और इन तीनों जीन्स का बहुत ही आवश्यक रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। दोस्तों, प्रमोटर जीन वह जीन होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट से जुड़ता है। इसी प्रकार स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वह हिस्सा होता है जिससे नए आरएनए की श्रृंखला का निर्माण होता है, यानी नए मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन इसी स्ट्रक्चरल जीन से होता है। और इसके अंत में एक टर्मिनेटर जीन होता है जो अनुलेखन की प्रोसेस को रोकने का काम करता है, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस टर्मिनेटर पॉइंट पे आते ही इस प्रोसेस को रोक देता है और इस तरह से अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा गया है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा गया है। तो आखिर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और इन दोनों स्ट्रैंड को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, इस डीएनए के 3 से 5 वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और 5 से 3 वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अनुलेखन प्रोसेस में टेम्पलेट स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड होता है जो डीएनए के 3 से 5 स्ट्रैंड वाला होता है, क्योंकि यह आरएनए अनुलेखन के लिए एक सांचे का काम करता है। अतः डीएनए के 3 से 5 वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसी तरह से कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का 5 से तीसरा स्ट्रैंड होता है,
क्योंकि इस स्ट्रैंड पर मैसेंजर आरएनए की तरह से ही कोडॉन का क्रम होता है और इसीलिए इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिस डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है और उसके दूसरे वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, क्योंकि यही वो स्ट्रैंड होता है जिसमें ठीक उसी प्रकार से स्ट्रैंड यानी कोड होते हैं जिससे मैसेंजर आरएनए और इस कोडिंग स्ट्रैंड आपस में समान दिखाई देते हैं। तो इस चित्र में ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाला स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। तो चलिए आगे की वीडियो में इस डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को विस्तार से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आखिर यह प्रोसेस इतनी आसानी से डीएनए कैसे कर पाता है और इस डीएनए से आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का निर्माण कैसे हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह अनुलेखन वाला टॉपिक। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप। दोस्तों, जैसे ही किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का सिग्नल प्राप्त होता है तो सबसे पहले डीएनए का हेलिक्स उस संबंधित भाग या जीन से हिस्टोन प्रोटीन को अलग कर देता है जिससे आरएनए का संश्लेषण होना होता है। इससे डीएनए के इस क्षेत्र में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम अनकॉइल्ड हो जाते हैं और प्रत्येक जीन के प्रारंभन स्थल से पहले एक प्रमोटर साइट होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी प्रमोटर साइट से जुड़ जाता है। उस जगह को प्रिब्नो बॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और उसके द्वारा लगा हुआ सिग्मा फैक्टर उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए के उस टेम्पलेट से जुड़ जाता है जो 3 से 5 वाला टेम्पलेट होता है और जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। दोस्तों, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड से जुड़ पाता है और इसको जुड़ने के लिए उस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बहुत ही विशेष प्रकार के जगह होती है जिसको प्रिब्नो बॉक्स कहा जाता है और इस सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड से ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया यानी आरएनए का अनुलेखन होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज को इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इसी स्टेज में ही प्रोमोटर साइट से सिग्मा फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होते हैं। दोस्तों, इनिशिएशन स्टेज के बाद आता है दूसरा मुख्य स्टेप जिसको इलोंगेशन स्टेप कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ प्रिब्नो बॉक्स वाली जगह पर अटैच होता है तो उसी समय उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है और इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड से जुड़ पाता है। इसके बाद से आती है इलोंगेशन अवस्था यानी दीर्घीकरण अवस्था। इस अवस्था में डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो भी नाइट्रोजन बेस होते हैं उसके अगेंस्ट, जैसे यदि एडेनिन होता है तो उसका अगेंस्ट यूटीपी उसके सामने आके जुड़ता है और अगर साइटोसिन होता है तो उसके सामने गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी जीटीपी आके जुड़ता है। इसी प्रकार से गुआनिन के सामने सीटीपी यानी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थाइमिन के सामने एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ते हैं और इस तरह से क्षारक युग्मन स्टार्ट हो जाता है यानी बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ते हैं तो वो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एटीपी जब यू के सामने जुड़ता है, जीटीपी सी के सामने जुड़ता है, सीटीपी जी के सामने जुड़ता है और यूटीपी डीएनए के ए के सामने जुड़ता है तो इसके ट्राइफॉस्फेट में से पायरोफॉस्फेट समूह यानी 2 फॉस्फेट समूह उससे अलग हो जाते हैं और वह मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। इसके बाद से आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इसी क्रम में लंबी होती चली जाती है जिसको इलोंगेशन स्टेज कहा जाता है।
अब टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से जुड़े राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट अणु फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसके लिए मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयनों की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आगे बढ़ते हैं, डीएनए का अनकॉइलिंग होता जाता है और आरएनए श्रृंखला के साथ नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की लंबाई बढ़ जाती है। अनुलेखन क्रिया के आगे बढ़ने के साथ साथ डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स का भी टूटना शुरू हो जाता है और आरएनए श्रृंखला डीएनए से अलग होने लगती है। तो इस तरह से डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की अगेंस्ट आरएनए की एक लंबी सी श्रृंखला बनती चली जाती है और इसी अवस्था को इलॉन्गेशन स्टेज कहा जाता है या हिंदी में दीर्घीकरण अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में ही नए लंबे से आरएनए की श्रृंखला का दीर्घीकरण यानी इलॉन्गेशन होता है। दोस्तों, इलॉन्गेशन स्टेज में आरएनए की नई श्रृंखला बनती जाती है और डीएनए का हेलिक्स अनकॉइल्ड होता चला जाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस पर आगे की तरफ खिसकता चला जाता है। खिसकते खिसकते जैसे ही टर्मिनेटर साइट आता है तो उस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की श्रृंखला से अलग हो जाता है और इस प्रकार अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है और इस स्टेप को ही टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो जैसे ही टर्मिनेटर साइट तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचता है तो अनुलेखन के प्रोसेस को रुक जाने की प्रोसेस को ही टर्मिनेशन कहा जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया ई कोलाई में श्रृंखला समापन के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, इसे रो फैक्टर कहा जाता है और यही रो फैक्टर इस टर्मिनेटर साइट से अटैच होने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अलग करने का काम करता है और इस अनुलेखन प्रोसेस को रोकने का भी काम करता है। तो चलिए अब इन तीनों प्रोसेस को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेज में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से जुड़ जाता है और इस तरह से इनिशिएशन प्रोसेस यानी अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद से दूसरे स्टेप यानी इलॉन्गेशन अवस्था में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता रहता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड के ट्राइफॉस्फेट उस डीएनए टेम्पलेट के अगेंस्ट जुड़ते चले जाते हैं और इससे आरएनए की एक नई श्रृंखला बनती चली जाती है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो इस तरह से आरएनए की नई श्रृंखला का लंबा होने की प्रोसेस को ही इलॉन्गेशन या दीर्घीकरण अवस्था कहा जाता है। और जैसे ही डीएनए टेम्पलेट के टर्मिनेटर साइट तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचता है तो रो फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है और यह अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है और इसे ही टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार डीएनए से जो आरएनए बनता है वह एक लंबी सी श्रृंखला होती है जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, लेकिन इस श्रृंखला पर जगह जगह एक्सॉन और इंट्रॉन अल्टरनेट क्रम से होते हैं। लेकिन एक्सॉन आरएनए का वह हिस्सा होता है जिस पर प्रोटीन के लिए कोड होता है और इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सेक्शन होता है जिस पे प्रोटीन का निर्माण करने का कोई कोड नहीं होता है और एक स्प्लिसिंग नामक प्रोसेस से यह इंट्रॉन वाला हिस्सा उस आरएनए से अलग हो जाता है और इस तरह से केवल एक्सॉन ही बचता है जिससे बाद में प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन, जिसको अनुलेखन कहा जाता है, के बारे में विस्तार से चर्चा किया और यह भी जानने की कोशिश की कि इस अनुलेखन प्रोसेस में किस किस आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है जिससे डीएनए आरएनए का निर्माण कर पाता है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही गहन अध्ययन किया और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे।
तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।